Hey everyone, I am Swati Vishwakarma and you are watching Preval Classes. Okay, so आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 पढ़ेंगे. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो कितने पार्ट्स हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल अभी एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स हैं और पहले कितने थे? तो पहले कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे. ठीक है, अब पार्ट्स के अंदर ही क्या होते हैं? आर्टिकल्स. पार्ट्स के अंदर ही क्या होते हैं? आर्टिकल्स. ठीक है, तो हम पार्ट्स और आर्टिकल्स को साथ साथ लेते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको पार्ट्स के साथ साथ आर्टिकल्स भी याद होते जाए. ओके, अच्छा, पार्ट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग, है ना. और आर्टिकल्स को क्या कहते हैं? अनुच्छेद. ओके, और पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है? चलिए हम आगे देखते हैं इसे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है. ठीक है, देखिए ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी इंडिया की टेरिटरी हो गई, है ना. साथ में इधर ये यूनियन टेरिटरीज आ गए, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, है ना. तो इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे. देखिए पार्ट 1 क्या देख बताता है? हमने देखा यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में बताता है. संघ, यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ, और उसकी टेरिटरीज मतलब उसके राज्य क्षेत्र, है ना. तो देखिए आर्टिकल 1 में क्या है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन क्या दिया गया है आर्टिकल 1 में? जो हमारी यूनियन है, हमारा जो संघ है, हमारा जो देश है, उसका नाम दिया गया है. ठीक है, और क्या नाम है? भारत. हम हमारे इंडिया को क्या कहते हैं? भारत. और हमारे प्रियम्बल में हमने क्या देखा था? क्या लिखा गया है ऐसे? इंडिया दैट इज भारत. ओके, तो क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत. देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है. इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है ना. राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है. ओके, तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं हमारे, ये कैसे हैं? हमने क्या स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट की हुई है? एग्रीमेंट करके स्टेट्स क्या बनाया है? देश बनाया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमारे सारे देश, हमारे सारे स्टेट्स क्या है इंडिया में? मर्ज्ड है. ठीक है, लेकिन और यहाँ पे स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो सकते हैं. अगर एग्रीमेंट होता तो ये राज्य क्या करता है? एग्रीमेंट तोड़ देता और ये यूनियन से अलग हो जाता है. ये राज्य तोड़ देता है एग्रीमेंट, यूनियन से अलग हो जाता है. लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है. लेकिन ऐसा कहाँ पॉसिबल है? यूएसए में. यूएसए में जो हम जिसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं. यहाँ पे जितने भी देश है ना, जितने भी कंट्री है वो क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट किए हुए हैं. ठीक है, वो एग्रीमेंट की तरह, एग्रीमेंट के तहत जुड़े हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. और ये जब चाहे तब ये क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए हमने क्या कहा है? इंडिया क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. अब ये बात हम आगे अच्छे से समझेंगे. डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स क्या है कि हम अपने स्टेट्स में क्या कर सकते हैं? स्टेट्स की बाउंड्री को घटा बढ़ा सकते हैं, इसमें चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन हम यूनियन को क्या कर सकते हैं? यूनियन से स्टेट्स को अलग नहीं कर सकते हैं. हमारा भारत राज्य टूट नहीं सकता है. इसीलिए हमने क्या कहा है? इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. क्लियर है यहाँ पे? ओके, तो हमने क्या देखा? आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है? नाम और टेरिटरी दिया गया है, टेरिटरी ऑफ यूनियन. ठीक है, और इंडिया का नाम हमने क्या देखा? इंडिया दैट इज भारत. इसे 3 पार्ट में दिखाई डिवाइड किया गया है. पहले पार्ट में तो हमने क्या देखा? अच्छा, इसे 3 कैटेगरीज है. ओके, जो फर्स्ट आर्टिकल है उसकी 3 कैटेगरीज है. पहला तो हमने देख लिया, इसमें इसके नाम के बारे में बताया गया है. ठीक है, नेम के बारे में बताया गया है. दूसरे में हम देखेंगे स्टेट्स के बारे में बताया गया है, और तीसरे में यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है. ये हमारे किसमें? फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूडेड है. फर्स्ट शेड्यूल में हमने पढ़ा था ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. तो T4 क्या था? टेरिटरीज था, है ना. तो उसको यहाँ पे इंक्लूडेड किया गया है. अच्छा, अगर हम देखें टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इंडिया की कितनी इंडिया में अगर टेरिटरी की बात करें तो हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है और अदर टेरिटरीज हैं. देखते हैं क्या होते हैं. स्टेट्स हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, है ना. 8 यूनियन टेरिटरीज है जो फर्स्ट शेड्यूल में ये दोनों ही शामिल है. और अदर टेरिटरीज क्या होती है? अदर टेरिटरीज का मतलब ये है कि कुछ टेरिटरी को हम क्या कर सकते हैं? इंडिया में जोड़ते हैं. ठीक है, तो उन सारी टेरिटरी क्या में आ जाएगी? अदर टेरिटरीज में आ जाएगी. ठीक है, जैसे अलग अलग लाइक अलग अलग टेरिटरीज को हमने जोड़ा है. जैसे कश्मीर को हमने बाद में जोड़ा था, है ना. तो वो भी हमारी क्या हो गई?
इंडिया की टेरिटरी हो गई, वैसे ही अदर और भी हम किसी टेरिटरी को इंडिया में जोड़ते हैं तो वो हमारी टेरिटरीज बन जाएगी इंडिया की, और इसीलिए हम इसे अदर टेरिटरीज में इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, अच्छा हम आगे देखेंगे आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। हमने क्या देखा, हम हमारा एक देश पूरा भारत है ना, तो हम अपने देश भारत में क्या कर सकते हैं, हम अपने देश भारत में नए स्टेट्स को ऐड कर सकते हैं। अब कोई स्टेट मान लेते हैं, कोई स्टेट मान लेते हैं बाहर से इंडिया में जुड़ना चाह रहा है, ठीक है, मान लेते हैं पाकिस्तान का कोई पार्ट, या तो फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, या तो फिर बांग्लादेश के कुछ हिस्से हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, इंडिया में। इफ पार्लियामेंट वांट्स टू एडमिट न्यू टेरिटरी, तो हमें क्या करना होगा, आर्टिकल 2 इसका हमें क्या देता है, इजाजत देता है। आर्टिकल 2 हमें ये इजाजत देती है कि हम क्या कर सकते हैं, नए स्टेट्स को जोड़ सकते हैं। कौन से नए स्टेट, जो किसी अन्य देश के हैं, किसी बाहर के देश के हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। क्या मतलब है इसका, अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर ही, अगर हम हमारे इंडिया के अंदर ही बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, है ना। अब ये स्टेट्स का देखते हैं ना, पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु से अलग होकर के आंध्र प्रदेश बना, ठीक है, फिर बंगाल से अलग होकर के उड़ीसा बना, बिहार बना, झारखंड बना, ये सारे बने ना अलग अलग। तो इसी के बारे में बता रहा है यहाँ पे कि अगर हमें जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, हमारे जो स्टेट ऑलरेडी है, उन्हीं का अगर हमें बाउंड्री चेंज करना है या तो उसे बढ़ाना है, एरिया को घटाना है, तो वो सारा हम किसके तहत कर सकते हैं, आर्टिकल 3 के तहत। आई होप आपको आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में डिफरेंसेस क्लियर होगा, है ना। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि नए स्टेट्स को हम जोड़ सकते हैं, कोई बाहर से अगर आना चाहे, तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, जो ऑलरेडी है उसी को ही हम फेरबदल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, आर्टिकल 3 में क्या होगा, फॉर्म अ न्यू स्टेट्स, हम लोग न्यू स्टेट्स बना सकते हैं, एरिया को किसी भी स्टेट का इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, एल्ट्रेशन कर सकते हैं बाउंड्री का, वही घटा बढ़ा सकते हैं, और नाम चेंज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये, कि अगर देखिएगा नाम चेंज होता है ना, तो अगर किसी स्टेट का हमें नाम चेंज करना है तो हम किसके तहत करेंगे, तो हम आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। आर्टिकल 2 के तहत हम क्या करेंगे, नए स्टेट्स को ऐड करेंगे। आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया गया है, और इसी में क्या दिया गया है, हमारे इंडिया दैट इज भारत नाम दिया गया है हमारी यूनियन का। क्लियर है इतना, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। अब हमने क्या देखा, हम क्या कर सकते हैं, किसी नए स्टेट्स को हमारे इंडिया में ऐड कर सकते हैं, या तो हम बाउंड्री में चेंजेस कर सकते हैं, ये दोनों चीजें हमने देखी। तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ नियम है। तो क्या नियम है, नो बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए, वो सारी चीज़ों को देखने से पहले कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं, है ना, उसके लिए क्या बिल चाहिए होगी, उससे पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बिल हम बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के हम क्या कर सकते हैं, अपने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अब हम मुझे क्या करना है, जैसे मैं कोई भी स्टेट का नाम ले लूँ, तो जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अगर उत्तर प्रदेश का नाम हमें चेंज करना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके हमें कुछ और नाम रखना है, जैसे अभी बंगाल का नाम, बंगाल का ये विवाद उठ रहा था ना, कि बंगाल चाहता था कि हमें क्या नाम दे दिया जाए, वेस्ट बंगाल, हमें बांग्लादेश कहा जाए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें आती है, इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें हमें किसे चेंजेस करना पड़ेगा, तो जो चेंजेस करना पड़ेगा उसके लिए हमें बिल लाना पड़ेगा, है ना। और ये जो बिल है, ये बिल हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही लाएंगे। बिल जो जाएगा पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसे रिकमेंड करेंगे, और उसमें अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो चाहे तो हमें कुछ सजेशन दे सकते हैं, है ना। पार्लियामेंट बिल भेजती है, रिकमेंडेशन होता है, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या होता है, आगे उस पर कार्रवाई की जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा, अब प्रेसिडेंट के पास भेजिए तो प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, कुछ उसमें बोल रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, ये चीज़ चेंजेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट बाइंड नहीं है, पार्लियामेंट जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट जो बोल रहे हैं वो पार्लियामेंट करे ही, ठीक है, पार्लियामेंट इसके लिए बाइंडिंग नहीं है।
ये जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होता है ये क्या होता है, एडवाइजरी नेचर का होता है, मतलब प्रेसिडेंट एज अ एडवाइस करते हैं। ओके, यहाँ पे बिल्स में कोई डिले नहीं होता है, पहली बात, ठीक है, कि प्रेसिडेंट नहीं पास कर रहे हैं या वैसा वैसा कुछ डिले नहीं होता है यहाँ पे। गिव्स टू पर्टिकुलर स्टेट फॉर सजेशन। अब देखिए अगर कोई स्टेट की बाउंड्री में हमें चेंजेस करना है तो ये क्या जाएगा, प्रेसिडेंट के बाद फिर सजेशन के लिए जाएगा गवर्नर के पास, ठीक है, और गवर्नर भी क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, स्टेट रिकमेंडेशन देगा, लेकिन इसके लिए भी पार्लियामेंट बाइंड नहीं है, पार्लियामेंट को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो जो बोल रहे हैं वही करना है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, बिल क्या होता है, बिल को अगर हम प्रेस, बिल जब पूरा बन के तैयार होता है, सारे उस पर डिस्कशन हो जाता है, तो जब उस पर डिस्कशन होने के बाद वो क्या होता है, प्रेसिडेंट का साइन उस पर होता है, और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। ओके, अच्छा, अब आगे देखते हैं हम आर्टिकल 4। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, क्या बताता है हमें कि जो बिल आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर हम जो चेंजेस करना है, आर्टिकल 2 में हमने क्या देखा, हम नए स्टेट्स को ऐड कर सकते हैं, बाहर वाले बाहर देश से, और आर्टिकल 3 में हमने क्या देखा, हम स्टेट को ही, जो अंदर में स्टैब्लिश्ड स्टेट है उसी की हम बाउंड्री को चेंज वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों में अगर हमें चेंजेस करना है कुछ, तो इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अमेंडमेंट बिल लाए आर्टिकल 368 के तहत, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 368 आप बोलोगे क्या है, तो आर्टिकल 368 में दिया गया है कि आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, कि हमें अगर कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो हम कौन से आर्टिकल को देखेंगे, आर्टिकल 368। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में चेंजेस करना है तो हमें आर्टिकल 368 का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। हम इसे सिंपल मेजोरिटी से भी क्या कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर कोई देश का कोई पार्ट, ठीक है, अगर कोई राज्य हमारे देश के साथ जुड़ना चाह रहा है तो हम सिंपल मेजोरिटी करेंगे। देखिए अलग अलग टाइप की मेजोरिटीज होती है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन। तो हम सिंपल मेजोरिटी करेंगे, इसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, ये होती क्या है। तो सिंपल मेजोरिटी करेंगे जिसमें क्या होगा, जो 2/3 मेंबर है पार्लियामेंट में जो प्रेजेंट है वोटिंग के टाइम में, अगर वो क्या कर रहे हैं, उसे पास कर दे रहे हैं, तो ये जो बिल है ये पास समझा जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे ये बोल रहा है अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में चेंजेस करते हो, है ना, अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में चेंजेस करते हो तो आपको अमेंडमेंट किसमें करना पड़ेगा, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो T4 क्या था, फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरी था, ठीक है, और फोर्थ 1 2 3 4, तो 4 में क्या था, राज्यसभा। तो जो सीट्स है राज्यसभा की उसमें भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा। अब मान लो आप किसी स्टेट्स का एरिया को क्या कर दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, राज्यसभा में जो भी सीट होती है, एलोकेशन होती है, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग होती है, तो ये क्या होती है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है ना। तो आप किसी एरिया बढ़ा दे रहे हो किसी स्टेट्स का, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ऑलरेडी बढ़ेगी, तो वहाँ पे आपको राज्यसभा के मेंबर जो होंगे उनमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, कितने मेंबर जाएंगे उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, आगे हम कुछ देख लेते हैं। अब 1960 में होता क्या है, देखिए 1960 में बेरूबारी यूनियन केस आता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बताया जाता है इंडियन टेरिटरी क्या है, इफ यू हैज टू बी गिवन फॉरेन टेरिटरी। देखिए यहाँ पे हमने देखा, अगर इंडिया में कोई देश या कोई राज्य जुड़ना चाह रहा है तो हम उसे सिंपल मेजोरिटी से आर्टिकल 2 के तहत क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 2 के तहत ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया अपना कुछ पार्ट किसी अदर स्टेट को दे रहा है, ठीक है, अपना इंडिया इंडिया अपना कुछ पार्ट किसी दूसरे स्टेट को अगर देना चाहता है या दे रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा विथ स्पेशल मेजोरिटी। क्लियर है ये चीज? ये किसमें कहा गया, बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट 2015 में ही इसी से रिलेटेड हम देखेंगे। 2015 में क्या होता है, इंडिया एंड बांग्लादेश बाउंड्री डिस्प्यूट होता है ना, और क्या किया जाता है, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इंडिया अपने फ्यू पार्ट्स को बांग्लादेश को देते हैं और बांग्लादेश अपना फ्यू पार्ट्स, कुछ पार्ट इंडिया को देता है।
ये चीज क्लियर है। और ये किसके तहत किया गया, आर्टिकल 368 के तहत, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ किया गया। ओके, अब देखिए 1947 की अगर हम बात करें तो 1947 में क्या हुआ था, क्या हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947, है ना, हमारा देश आजाद हुआ था। इस टाइम पे कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, तो इस टाइम पे 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स क्या बोलेंगे, जहाँ पे राजाओं का शासन था, है ना। अब इसमें से जो 549 स्टेट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जाते हैं तो। लेकिन ये जो 3 होते हैं इनको बहुत परेशानी हो रही थी। अब ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे इसे इंडिया को ज्वाइन करना है, फ्री रहना है, या पाकिस्तान को ज्वाइन करना है। ये लोग बड़े परेशान थे। कौन थे ये, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद में कौन थे, निजाम। जूनागढ़ आप गुजरात में देखोगे, ठीक है, और कश्मीर तो आप जानते ही हो। तो हैदराबाद के जो नवाब थे, ठीक है, हैदराबाद के नवाब कौन थे, मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान ये क्या बोल रहे थे, अब हैदराबाद उस टाइम पे जब ब्रिटिश हमारा इंडिया आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे ये बहुत बड़ा एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था। और इसके नवाब कौन थे, मीर उस्मान अली खान। अब ये नहीं चाह रहे थे कि हम क्या करें, इंडिया में जुड़े। ये चाह रहे थे हम तो इतने बड़े, हमारा इतना बड़ा राज्य है, हम क्या करेंगे, इसे खुद ही कंट्रोल करेंगे, है ना। तो ये जुड़ना नहीं चाह रहे थे। और फिर बाद में क्या होता है, पुलिस एक्शन होता है, ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है 1948 में, और फिर हैदराबाद को भारत में मिला लिया जाता है। कौन सा, ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो पूछता है, ठीक है, ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है, हैदराबाद से रिलेटेड है। हैदराबाद को यूनियन, इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 को, जस्ट 1 ईयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट हम देखोगे जूनागढ़। अब जूनागढ़ में होता क्या है, यहाँ के जो राजा होते हैं, ठीक है, यहाँ के जो राजा होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। आई डोंट नो, मैं मुस्लिम, मुस्लिम होते हैं यहाँ के राजा, ठीक है। और यहाँ की जो जनता होती है वो क्या होती है, हिंदू। अब ये जो राजा थे ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं चाह रहे थे कि ये इंडिया में जुड़े, ये चाहते थे ये पाकिस्तान में जुड़े। और यहाँ की जो जनता चाहती थी वो क्या चाहती थी, वो हिंदू थी तो वो हिंदुस्तान में जुड़ना चाहती थी। अब क्या होता है यहाँ पे, जनमत बहुमत होता है, या तो रिफरेंडम, जिसे हम रिफरेंडम कहते हैं, रिफरेंडम किया जाता है। रिफरेंडम में होता क्या है कि जो जनता होती है, पीपल का वोट लिया जाता है एक तरीके से, और उनकी राय मांगी जाती है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो यहाँ की जो जनता थी उन्होंने इंडिया के साथ रहना चाहा, ठीक है, और इस तरीके से जूनागढ़ को फिर इंडिया में शामिल कर लिया गया। फिर हम देखेंगे कश्मीर। अब कश्मीर तो उस टाइम पे इंडिया में नहीं जुड़ता है, लेकिन फिर क्या होता है बाद में देखते हैं, कश्मीर में, कश्मीर पे पाकिस्तान क्या कर देता है, अटैक कर देता है ना, हमारा ये कश्मीर। तो कश्मीर में पाकिस्तान अटैक कर देता है और इसके कुछ पार्ट्स को क्या कर लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है। तब कश्मीर के जो राजा होते हैं वहाँ पे, महाराजा हरि सिंह। अच्छा, कश्मीर में उल्टा होता है, हाँ। यहाँ जूनागढ़ में क्या था, यहाँ के जो किंग थे वो कौन थे, मुस्लिम थे। और यहाँ की जो मुस्लिम थे, है ना, और यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी। लेकिन कश्मीर में क्या था, राजा हिंदू थे और जनता, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो वो मुस्लिम। ओके, तो यहाँ पे कश्मीर पे जब अटैक कर देता है पाकिस्तान तो ये राजा क्या होते हैं, आते हैं इंडिया के पास और कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इंडिया पहले तो मना कर देती है कि हम अपने बाहर देश को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको हमारे साथ अलायंस करने पड़ेंगे। और इस तरीके से फिर कश्मीर इंडिया का पार्ट बनता है, ठीक है। और इसीलिए इसको स्पेशल प्रोविजंस भी था ना इसके लिए, आर्टिकल 370, है ना। तो वो बाद में हटा दिया गया अभी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, जूनागढ़ में जनमत बहुमत होता है, या तो रिफरेंडम होता है, जनमत बहुमत। और फिर कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर को बाद में सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट सपोर्ट करने के लिए फिर कश्मीर इंडिया में जुड़ जाता है। और फिर ये जो एरिया जहाँ तक पाकिस्तान की कुछ आर्मी आ गई थी ना उसे हम क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, हम्म, अब हम देखेंगे 1950 में। 1950 में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन होता है। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन आप मेनली देखोगे ये स्टेट एंड यूनियन की टेरिटरीज से रिलेटेड है, मतलब स्टेट कितने स्टेट्स है, कौन कौन से स्टेट्स है, उन सबके बारे में बताया गया। ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस आप इतना याद रखो, इसमें कितने पार्ट्स है, पार्ट 1,
पार्ट ए, बी, सी एंड डी। डी में क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, बस इतना काफी है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी भी, बस पार्ट डी आप थोड़ा याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए लिंग्विस्टिक प्रोविजन, लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन क्या होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक कहाँ से आया अगर आप बोलो तो लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, भाषा। तो लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन की भाषा के आधार पर कुछ चीज हो रहा है ना। तो देखेंगे एस के धर कमीशन आता है 1948 में, ठीक है, एस के धर कमीशन आता है 1948 में। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेट्स का ये मांग उठ रहा था कि हमें क्या चाहिए, हम अगर अलग भाषा बोलते हैं तो हमें अपने भाषा के अनुसार क्या चाहिए, अपना राज्य चाहिए, ठीक है। तो एस के धर कमीशन क्या बोलता है, अब इंडिया में तो इतनी भाषा बोली जाती है, अगर हम सब भाषा के अनुसार स्टेट्स बनाने लगे तो ना जाने इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हो जाएंगे, है ना। तो स्टेट्स, ये एस के धर कमीशन बोलती है कि नहीं, हम क्या करेंगे, स्टेट्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हमें जैसे सुविधा होगा कि हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, अच्छे से किसी स्टेट को चला सकते हैं, है ना, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और ये रिजेक्ट कर देती है लिंग्विस्टिक मेथड को। क्लियर है, कौन सी, एस के धर कमीशन 1948 में, और पहले ये लिंग्विस्टिक प्रोविजन के ऊपर कमीशन होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धर कमीशन, एस के धर चेयरमैन थे इसके, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एस के धर, जस्ट आफ्टर 1 ईयर, ओके। फिर आप देखोगे जेवीपी कमिटी 1948 में ही बनती है। यहाँ पे 1948 में जब धर कमीशन का रिपोर्ट आता है ना, तो स्टेट्स की मांग तो पहले ही उठ रही थी कि हमें भाई अलग बना दो, हमें अलग बना दो लैंग्वेज के अनुसार, और धर कमीशन क्या बोलते हैं कि नहीं, ये होगा ही नहीं, हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अनुसार करेंगे। लेकिन फिर भी मांग जो होती है वो शांत नहीं होती है, और फिर इसलिए फिर से इस पर रिव्यू करने के लिए जेवीपी कमिटी बनाई जाती है। जेवीपी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके मेंबर कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, इसलिए जेवीपी कमिटी बोलते हैं, 1948 में ही बनती है। ये क्या कहती है कि स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ये भी सेम ही चीज कहती है कि स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब इसी के बाद क्या होता है, 1953 में एक आदमी रहते हैं पॉटी सिरामुलू, ठीक है, पॉटी सिरामुलू, ये क्या करते हैं, ये कहाँ के रहते हैं, पहले तो ये देख लें, ये रहते हैं आंध्र प्रदेश के, है ना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप देखोगे तो ये तेलुगु स्पीकिंग एरिया है, यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, ठीक है, क्या बोली जाती है, तेलुगु। अब यहाँ पे जब तेलुगु बोली जाती है, और ये किसका पार्ट था, मद्रास, मद्रास प्रोविंस का पार्ट था, ठीक है, मद्रास प्रोविंस का पार्ट था आंध्र प्रदेश, और यहीं पे यहीं के तेलुगु स्पीकिंग पर्सन थे पॉटी सिरामुलू। ये क्या करते हैं, फास्ट करते हैं अनटू डेथ तक, मतलब फास्ट करते करते ही इनकी मृत्यु हो जाती है ना। ये आंदोलन ही कर रहे थे कि, आंदोलन एक तरीके से आंदोलन कर रहे थे कि हमें क्या करना है, हमें राज्य कैसे बनाना है, लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर राज्य बनाना है, और इस तरीके से करते करते इनकी डेथ हो जाती है। अब जो जनता है वो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, अब किसी की डेथ हो गई है तो एग्रेसिव तो हो गई, ठीक है, और इसीलिए क्या किया जाता है, पीपल को शांत कराने के लिए आंध्र प्रदेश को 1953 में, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को किससे अलग करके बनाया जाता है, तमिलनाडु, है ना, मद्रास प्रोविंस का हिस्सा रहता है, उससे अलग करके आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया जाता है। इस तरह फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा होता है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट, पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, है ना, कब बनता है, 1953 में बनता है, ओके। अब देखोगे, अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आंध्र प्रदेश ऐसा, ये क्या कर रहा था, आंदोलन कर रहा था कि उसे क्या चाहिए, भाषा के आधार पर अलग स्टेट बनना है, ऐसा तो नहीं है, इसके साथ बहुत सारे और अलग अलग स्टेट्स थे, बहुत सारे अलग अलग जगह थे जहाँ पे लोग ये चाह रहे थे। अब एक जन को यहाँ पे बना दिया गया, बाकी सब तो शांत रहेंगे नहीं, बाकी सब भी बोलेंगे हमें भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या बनाया जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, स्टेट को फिर से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, और इसके लिए कौन सी कमेटी बैठाई जाती है, फजल अली कमीशन,
कब बनाई बैठाई जाती है? 1953 में, दिसंबर में। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये आंध्र प्रदेश को कौन सी कमिटी के आधार पर या तो कौन से कमीशन के आधार पर स्टेट का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में रहता है फजल अली कमीशन, और बहुत कोई क्या कर देते हैं, इसे सही कर देते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि हमारा जो ये आंध्र प्रदेश बना था ना, आंध्र प्रदेश अक्टूबर आसपास बना था, है ना, ये कमीशन के गठन होने से पहले। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पर बना था, तो आप फजल अली को मार्क नहीं करोगे, ये फजल अली कमीशन बाद में बना है, आंध्र प्रदेश बनने के बाद। ठीक है। अच्छा, तो ये फजल अली कमीशन को हम देखते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसके बारे में। फजल अली कमीशन मेनली नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके चेयरमैन का नाम क्या था? फजल अली था, है ना। इसमें और भी मेंबर थे, जैसे के एम पन्नीकर थे, एच एन कुंजरू थे। ठीक है। कौन कौन? फजल अली, के एम पन्नीकर और कुंजरू। अली, पन्नीकर, कुंजरू, याद रहेगा ना? अली, पन्नीकर, कुंजरू, कुंजरू, कुंजरू। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, ये भी रिजेक्ट करते हैं वन लैंग्वेज वन स्टेट का थ्योरी जो होता है, इसे ये रिजेक्ट कर देते हैं कि अब जितने भी अलग अलग लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज के अनुसार हर एक स्टेट तो नहीं बनेगा। ये भी क्या कर देते हैं, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे ये वन लैंग्वेज वन स्टेट मतलब एक भाषा एक स्टेट होना चाहिए, इसे जब रिजेक्ट कर दिया गया, फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर फॉर्मेशन होना चाहिए? बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि अब भाषा तो इतनी सारी है, हर भाषा के अनुसार हम अलग अलग स्टेट तो नहीं बना नहीं सक जाएंगे ना, बनाएंगे तो बहुत सारे स्टेट्स बन जाएंगे ऐसे। इसीलिए क्या बोला गया कि हाँ हम स्टेट बनाएंगे, लेकिन क्या, जो लैंग्वेज बहुत ज्यादा बोली जाती है, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, अगर वैसा कोई कंडीशन आया तो ठीक है, भाषाई आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। लेकिन हर एक स्टेट के, हर एक लैंग्वेज के लिए हर एक स्टेट नहीं हो सकता है। क्लियर है ये दोनों में डिफरेंसेस? ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। ठीक है। 1956 में सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब होता है? 1956 में होता है ना, 3 साल बाद। ओके। और यहाँ पे हमने देखा था ना पार्ट ए बी सी डी, मैं आपको बताई थी पार्ट ए बी सी डी, जिसमें डी में क्या था, अंडमान एंड निकोबार, जो क्या बोलता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट बताता है कि स्टेट कौन कौन से स्टेट से क्या क्या अलग है, ये स्टेट इससे अलग है, ये स्टेट अलग है, ये सारी चीज को एबोलिश कर दिया जाता है यहाँ पे। ये पार्ट एबीसीडी को एबोलिश कर दिया जाता है। और क्या होता है यहाँ पे, इसी के साथ, इसी के रिजल्ट्स के थ्रू 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनते हैं। ठीक है। कब? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। और इसी तरीके से हमारा 1 नवंबर 1956 को बहुत से राज्यों को मर्ज करके फिर मर्ज करके 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो गोवा होता है, गोवा को 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। ठीक है। गोवा को क्या बनाया जाता है पहले? यूनियन टेरिटरी। गोवा, आप समझ रहे हो कि गोवा स्टेट है? नहीं, गोवा स्टार्टिंग से स्टेट नहीं था, गोवा पहले यूनियन टेरिटरी बना। तो गोवा 1961 में यूनियन टेरिटरी बनता है। इससे पहले गोवा कहाँ था? तो इससे पहले गोवा पर कौन कंट्रोल कर रहे थे? पोर्टुगीज। ठीक है। और पोर्टुगीज सिर्फ गोवा पर ही नहीं बल्कि दमन एंड दीव पर भी क्या कर रहे थे, कंट्रोल किए हुए थे। और 1961 में जब 19 दिसंबर 1961 को क्या होता है, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और इसके तहत पोर्टुगीज से छुड़ाकर गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। और ये कब होता है? 19 दिसंबर। गोवा को क्या किया जाता है, लिबरेट, आजाद किया जाता है पोर्टुगीज से। इसीलिए गोवा 19 दिसंबर को हम गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं, मतलब गोवा का आजादी दिवस, है ना। अच्छा, 12th जो अमेंडमेंट एक्ट होता है, दमन एंड दीव भी इसी के तहत क्या होता है, यूनियन टेरिटरी बनता है ना। फिर हम देखेंगे गोवा यहाँ पे क्या बना, यूनियन टेरिटरी। लेकिन गोवा अब यूनियन टेरिटरी है क्या? नहीं, गोवा क्या है, स्टेट है। तो इसे स्टेटहुड का दर्जा कब मिला? तो 1987 में 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है? 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से गोवा हमारा बन जाता है यूनियन टेरिटरी, और 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारा गोवा बन जाता है राज्य। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नौगर हवेली को 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, अच्छा,
दादर नागर हवेली कब बनती है? 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत यूनियन टेरिटरी बनती है। और अब दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एक को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। मतलब ये और ये मिल करके अब एक यूनियन टेरिटरी है ना। दादर दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा कि स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है ना, स्टेट का, न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है अपने ही राज्य क्षेत्र को घटा बढ़ा करके। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2? नो, आर्टिकल 2 नहीं, आर्टिकल 3 है ना। आर्टिकल 2 से तो बाहर के देश, बाहर के कंट्री अंदर मतलब इंडिया में जुड़ सकते हैं। ओके, तो आप इसको क्या देखोगे? आम, सॉरी, ये आम गुना है मैम तुसी गाओ और मौज लो। क्या पढ़ोगे आप? पहले इसको पढ़ो। आम गुना है मैम तुसी गाओ और मौज लो। क्या है ये? आपको ये याद कराने के लिए है कि न्यू न्यू स्टेट्स कौन कौन से कब कब जुड़े। ठीक है, फिर से एक बार पढ़े, फिर से बोलो। आम गुना है मैम तुसी गाओ और मौज लो, है ना। तो देखो यहाँ पे आ से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। म से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। गु से क्या हो जाएगा? गुजरात। ना से नागालैंड। ह से हरियाणा। है से हिमाचल प्रदेश। ह से हरियाणा और है में हाई लिखते हो ना आप, हाई है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मैम, देखिए मेघालय बोलने से भी क्या होता है? मे का साउंड आता है, तो मैम से मैं में क्या हो जाएगा? मेघालय। और म में क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर। टू से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। सी से क्या हो जाएगा? सिक्किम। गांव, गांव से क्या हो जाएगा? गोवा। गांव से आप इसको देखो उल्टा उल्टा कर दो, इसका जो मात्रा है, गो आ, गोवा, गोवा हो जाएगा। और फिर और से अरुणाचल। मौज से मिजोरम, मिजो मौज, सेम सेम है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन सा स्टेट कब बना, तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1956 को। और एक मिनट, 1953 में क्या होता है? आंध्र प्रदेश को स्टेट बना दिया जाता है ना। लेकिन अगर इसे फुल स्टेट का दर्जा कब मिलता है? तो 1956 में मिलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, 53 में आप ऐसे याद रख सकते हो, 53 में बोल दिया गया कि ठीक है आंध्र प्रदेश को एक नया स्टेट बना दिया जाएगा, लेकिन 56 में से फुल स्टेट का दर्जा प्राप्त होता है। तो 1956 1 नवंबर। ओके, महाराष्ट्र कब बनता है? 1960 में। फिर गुजरात कब? गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में। ठीक है, नागालैंड 1963 में। और हरियाणा 1966 में। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1966 में। मेघालय 1972। और अच्छा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों 1972, तीनों ईस्टर्न स्टेट्स है ना। इधर ईस्टर्न स्टेट्स हमारे इधर कुछ है ना। फिर आप देखोगे सिक्किम 1975, गोवा 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987। तो गोवा और अरुणाचल प्रदेश 1987, मिजोरम भी 1987। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आई होप आपको याद हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा तो याद हुआ होगा। देखिए आंध्र प्रदेश, बिना देखे बोलने का ट्राई करो। आंध्र प्रदेश 1956, महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, तो महाराष्ट्र और गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा कितना हो जाएगा? 1966। या तो हरियाणा हिमाचल प्रदेश लाइन से पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हरियाणा हिमाचल प्रदेश 1966, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, गोवा 1987, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, गैम 1987। ठीक है, और फिर यहाँ पे एमएमटी, एमएमटी कब बनेगा? 1972 में। ठीक है, एमएमटी 1972 में बनेगा। और फिर इधर महाराष्ट्र और गुजरात एमजी, एमजी कब बनेगा? 1960 में बनेगा। ठीक है, ओके, अब हम आगे देखते हैं।
याद हो गया ना आपको? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन, ये जो मैं पार्ट लेके आई हूँ ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट कुछ ईयर्स में इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आपको इसे रट लेना है, ठीक है, एकदम से। देखिए, आर्टिकल्स और कुछ स्पेशल पावर्स है। सबसे पहले देख लीजिए हमारे सेवन सिस्टर्स, ये हमारा भारत, ये हमारा भारत है। इधर से ऐसा करके इधर से हमारी क्या होती है, सेवन सिस्टर्स, इधर में ऐसे है ना, तो यहाँ पे हमारी सेवन सिस्टर्स है। तो यही सेवन सिस्टर्स कौन कौन सी है, पहले आप देखो कौन कौन सी है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। कौन कौन सी है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, AAN MMM T, AAN MMM T। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स और स्पेशल प्रोविजन है, कुछ स्पेशल पावर से, स्पेशल प्रोविजन से स्टेट्स के लिए, उसी के यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसे याद कैसे रखोगे? मान लीजिए एक लड़की है, उससे क्या पूछा गया, उसका नाम पूछा गया, तो वो क्या बोल रही है? नाम आसमा जी। क्या नाम है उसका? नाम आसमा जी। ओके, क्या है नाम, क्या है? आसमा जी। ओके, तो देखिए 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर, महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल पावर दिए गए हैं। एन फॉर क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे ABCDEFGHI जे तक है, ठीक है, वैसे आप याद रख सकते हो। 371 ही है सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो जाएगा? एन फॉर नागालैंड, ए फॉर असम, एम फॉर मणिपुर, ए फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ए फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश है, ठीक है। डी और ई में आंध्र प्रदेश है। एस में क्या है? एस फॉर सिक्किम, एम फॉर मिजोरम, ए फॉर आंध्र प्रदेश, जी फॉर आपका हो जाएगा गोवा, और के फॉर कर्नाटका। ठीक है, एक बार हम इसे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा था? नाम NAM, नाम क्या है? आसमा, AAS AASMA। ठीक है, नाम आसमा जी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्पेशल प्रोविजन हम देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात 371 में। 371 में क्या है? नागालैंड से है। बी में क्या है? असम, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ई में आंध्र प्रदेश, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच पे अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा और जे में कर्नाटका। क्लियर है? ओके, सो आज के लिए इतना ही। हमने अभी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 में हमने क्या देखा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बताया गया है, जो हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम पार्ट 2 और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जिसमें क्या बताया गया है, सिटीजनशिप। ओके, सो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार और रिवाइज कीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एंड थैंक यू आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको और भी प्रीवियस और भी आगे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन उसके मिल जाए, है ना। थैंक यू।